दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम साइंस का प्रैक्टिस नेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, आप अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने हमारे पुराने 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारी प्लेलिस्ट आरआरबी साइंस 2025 से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं वो PYQs पर आधारित है, यानी कि सभी के सभी प्रश्न आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल NCERT आधारित आपके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो देखिए, पहला ऑप्शन डेसिमल ध्वनि तीव्रता की इकाई बिल्कुल सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बिल्कुल सही है, लेकिन सेल्सियस यहाँ पर ऊष्मा की इकाई दी है। ध्यान दीजिए, ये ऊष्मा की इकाई ना होकर टेम्परेचर की इकाई हो सकता है, ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर कि कार्य का मात्रक है। आप जानते होंगे कार्य बराबर होता है आपका, यानी कि वर्क बराबर F/D, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि कार्य बराबर जो फोर्स होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा अगर कार्य का मात्रक पूछा जाए तो आप या तो न्यूटन इंटू मीटर लगाएंगे या जूल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं जूल, न्यूटन, वाट और डाइन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि किसी पिंड के उस, यहाँ पर उस होगा, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, पोजीशन चेंजिंग का विरोध करती है। ध्यान दीजिए, स्थिति में परिवर्तन का विरोध अगर करती है तो उसे जड़त्व कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जड़त्व, या इसी के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इनर्शिया या जड़त्व। यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि इसका मतलब ये है कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का पूरा प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो इस जैसे कोई वस्तु अगर एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई वस्तु विराम में है, यानी कि रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक भी उस पर कोई एक्सटर्नल बल ना लगे। तो स्थिति में परिवर्तन का विरोध जड़त्व कहलाता है, तो इसे कहेंगे आपका जड़त्व। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 4 है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो पहले तो ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे SSC, RRB, UPSC या UPPCS, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ध्यान ये रखना है, जब कोई बोट नदी से समुद्र में जाती है, नदी से समुद्र में जाएगी, तो देखो समुद्र में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर नमक जो होता है मिला होता है उसके पानी में। तो जो पानी सॉल्टेड होता है, पानी में नमक मिला होने के कारण जो इसका घनत्व है वो घनत्व जो है नदी के पानी से ज़्यादा होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ध्यान रखिए जब किसी भी विलयन में कोई भी अशुद्धि
मिला देते हैं तो उसका घनत्व या डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समुद्र है, समुद्र में नमक मिला हुआ होता है समुद्र के पानी में, तो समुद्र के पानी का घनत्व क्या होगा, नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है कि जब कोई बोट है, मान लीजिए जब कोई बोट हुई और बोट वो यहाँ से नदी के पानी से समुद्र के पानी में जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा होने के कारण उसे अधिक अधिक जल के लिए डिस्प्लेस करना पड़ता है। यानी कि नदी से समुद्र में जाने पर अब नाव के लिए पहले की अपेक्षा अधिक जल के लिए हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वह नाव थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी डूब जाती है गलत, अपरिवर्तित रहती है ये भी गलत, ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर रहता है, निर्भर करता है, ये भी गलत है, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। बल्कि कोई भी बोट जब नदी से समुद्र में जाएगी तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। बॉल बियरिंग का मतलब जो सामान्यतः बेरिंग कैसे कहते हैं, कोई भी घूमने वाला जो एपरेटस होता है, चाहे वो बील हो या कुछ भी हो बील टाइप, उसमें बॉल बियरिंग जरूर होता है। वो क्या कार्य करता है, घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। तो घर्षण को बढ़ाना काम गलत है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में नहीं बदलता है, बल्कि सही ऑप्शन होगा स्थैतिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या होगा, मोशन फ्रिक्शन या गतिज फ्रिक्शन में बदलने का काम करता है। यानी कि वो पहले रुका हुआ होता है, जब उस पर कोई बल लगता है तो वह घूमने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जब वो बॉल बेयरिंग घूमता है तो अपने साथ जो भी व्हील होता है उसको भी क्या करता है, मोशन प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, मात्र सुविधा के लिए नहीं लगा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मा गति का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कहते हैं किरचॉफ का विकर्ण नियम या किरचॉफ का नियम। ठीक है, इसका मतलब यह है जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। अब सबसे अच्छे अवशोषक या उत्सर्जक हम ब्लैक चीज़ें होती हैं उनको मानते हैं, जैसे रोटी बनाने का तवा है, ठीक है, ब्लैक कपड़े होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ये माना जाता है जो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है, वो ऊष्मा के उतने अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो ये लॉ कहलाता है किरचॉफ का विकर्ण का नियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कोई गिलास है या बीकर है, उसमें ठीक है पानी है, ठीक है, उसमें कुछ पानी है। अब मान लीजिए इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा हो, ठीक है, एक बर्फ़ का टुकड़ा इसमें हमने डाल दिया। जब इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, जो इधर उधर से पानी है वो ऐसे यहाँ पर बराबर आ जाएगा और टुकड़ा क्या होगा, तैरने लगेगा। यानी कि जो बर्फ़ का जब टुकड़ा इसमें डाला तो उसने कुछ पानी को, पानी का जो स्थान था उसने स्वयं घेर लिया और पानी इधर उधर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया कुछ पानी, इधर आ गया। आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो, अब अपने जो स्थान के पानी को इधर उधर उसने फोर्स करके भेज दिया, यानी कि उसने पानी की जगह ले ली। अब क्या कह रहा है, जब टुकड़ा पिघल जाता है, पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो क्या होगा, क्या उसका जो पानी का जो तल है इसका जो स्तर है, सॉरी, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं अपरिवर्तित रहता। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने टुकड़ा डाला तो उसने तो अपनी जगह पहले ही घेर ली, ठीक है, और इधर उधर पानी डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर टुकड़ा तैरेगा, जब पिघल जाएगा तो उतना ही पिघलेगा जितना कि आयतन उसने पहले ऑलरेडी ही घेर रखा है। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, उसका तल जो होगा पानी का वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर
8 देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, क्वथनांक को घटा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसका सही आंसर है, ध्यान रखना कि जब वायु दाब में वृद्धि होती है तो क्वथनांक को बढ़ा देती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस कारण भोजन क्या होता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने पर क्या कारण है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर मतलब दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने पर क्या होगा, खाना जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि वायु में ध्वनि का वेग है, लगभग पूछा है 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड। तो लगभग में आप देखेंगे 330 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से, यहाँ पर होगा घटने। ठीक है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने, यहाँ घटना नहीं, घटने से घटता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। वायु में जो ध्वनि का वेग होगा तापमान के घटने से घटेगा और तापमान के बढ़ने पर घटेगा, यानी कि टेम्परेचर पर ये क्या होगा, निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है कि दूध की शुद्धता का मापन करता है हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर, लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर देखिए आर्द्रता का मापन करता है। ठीक है, और जैसे फेदोमीटर है ये जो है समुद्र की गहराई का मापन करता है, और जो लैक्टोमीटर है वो क्या होता है, दूध की मात्रा का, दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसी का उपयोग या किस होगा, ठीक है, किसी का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर देखिए दाब मापने के लिए किया जाता है, मिलीमीटर गलत, अल्टीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, और हाइग्रोमीटर हमने बताया था आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, वायुयान का आविष्कार किसने किया। ओ राइट एंड डब्ल्यू राइट, सर फ्रैंक हीटले, माइकल फैराडे, क्रिश्चियन ह्यूजेंस। सही आंसर है ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट। इन्हें राइट बंधु भी कहते हैं, कहीं कहीं ये भी आंसर आ सकता है ऑप्शन राइट बंधुओं ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप के प्रयोग में होने वाली हास्य गैस कौन सी है। ठीक है, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गए यहाँ से कंप्लीट आपके। एक तो हास्य गैस कौन सी है, और जो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस कहलाती है, जो एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर के द्वारा प्रयोग भी की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड तो सिरका वगैरह में होता है, ठीक है, सिरका में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड NO3 भी नहीं होता है बैटरियों में। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है जो आग बुझाने के काम में या उपयोग में ली जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लिए अवरुद्ध करेगी, जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ज्वलन की प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन को अवरुद्ध करेगी, तो क्या होगा, उससे जो आग बुझाने में इससे हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। तो इसका सही आंसर है रेयॉन पहला कृत्रिम रेशा है। ध्यान दीजिए कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं,
पहला कृत्रिम रेशा है मानव द्वारा निर्मित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो सबसे सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3 छोटी आंत। जो सबसे अधिक पाचन का कार्य होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो रक्त में जो मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर सब अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा छोटी पाचन का कार्य होता है वो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में सबसे ज़्यादा या अस्थियों में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो ध्यान दीजिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए विभिन्न एंजाइमों की आवश्यकता होती है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पाचन क्रिया के बारे में जब पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान दीजिए, विभिन्न एंजाइम्स का बहुत ज़रूरत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, प्लीहा, फेफड़ा, हृदय, यकृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तिल्ली या प्लीहा जो है रुधिर बैंक का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से कि रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करती है, फेफड़ा नहीं करता है, ना तो हृदय और ना यकृत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 मानव रुधिर का पीएच है। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए। 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4 इसका सही आंसर है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू किसी भी जो पदार्थ है, किसी भी लिक्विड है, उसका हम एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्ल है या क्षार है, इस बात का पता लगाने के लिए इसे पीएच वैल्यू कहते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 7 तक होती है वो एसिडिक माने जाते हैं। ठीक है, और एसिडिक माने जाते हैं, और जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी वैल्यू एसिडिक माने जाएंगे, और जिनकी वैल्यू 74 होती है वो मतलब एक तरीके से क्षारीय माने जाएंगे, एल्कलाइन या क्षारीय। और 7 पे न्यूट्रल माने जाते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर जैसे वाटर का पीएच कितना होता है 7, तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 देखिए कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवगत उदर्भ एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी, थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि, कंठ। इसका सही आंसर है थायराइड उपास्थि, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और मांसपेशियां। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये, और ईसीजी जो होता है वो हृदय के लिए होता है, वो हार्ट के लिए होता है। ठीक है, हार्ट बीट को मापते हैं यहाँ से। तो ईसीजी आए तो हार्ट और ईईजी आए तो मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ईईजी, ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रक्षात्मक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटीन रिपेयरिंग पार्ट के रूप में उपयोग होते हैं, जो रिपेयर एजेंट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट और वसा एनर्जी एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 25 क्वेश्चंस ही आते हैं और हम 25 क्वेश्चंस का पर डे टेस्ट लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।